अभी तक कोई ऐसा कारागार नहीं बना है जो वासु को पूरे जीवन भर कैद में रख सके। अगर मैं तुम्हारे कारागार में रुका हूं तो अपनी इच्छा से जब भी मेरा जी चाहेगा ना, मैं यहां से भाग भी सकता हूं। वासु की यह बात सुनकर अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, लगता है तुम हमें और हमारे जाबाज सैनिकों को बेहद कमजोर समझते हो और खुद को दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम अरुणोदय सिंह के राज्य में आ तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते। वासु ने अरुणोदय सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सपने देखना छोड़ दो तो बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी रुकता हूं और अपनी मर्जी से जाता भी हूं। अरुणोदय सिंह भी काफी शक्तिशाली था। उसने कई लड़ाइयां खुद के दम पर अकेले लड़ी थी और उन्हें जीता भी था। कई बड़े से बड़ा राजा उसके नाम से भी कांपते थे और अरुणोदय सिंह के राज्य में तो उसकी इतनी चलती थी कि वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता था। तभी तो राज्य की तमाम स्त्रियों को अरुणोदय सिंह ने अपनी कैद में रखा हुआ था। वासु ने अरुणोदय सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ महिलाओं पर ही दिखती है। जैसे ही अरुणोदय सिंह ने यह बात सुनी, उसकी आंखें लाल हो गई और वो बोला, ये तुमसे किसने बोला? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपनी मर्दानगी का प्रमाण दे सकता हूं। वासु जब से इस राज्य में आया था तब से उसका दिमाग मणि को छोड़ उन लड़कियों को मुक्त कराने की चिंता में लग गया था जिन्हें अरुणोदय सिंह ने जबरदस्ती कैद कर लिया था। ये महिलाएं किसी की बहन, किसी की मां तो किसी की पत्नी थी। असल में अरुणोदय सिंह के राज्य में सिर्फ पुरुष ही रहते थे, क्योंकि अरुणोदय ने महिलाओं को कैद कर रखा था। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, देखो, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या विनती करना चाहते हो तुम? अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, अगर तुम अपनी मर्दानगी का सबूत देना चाहते हो तो उन सभी स्त्रियों को अभी कभी छोड़ दो जिनको तुमने कैद करके रखा है। अरुणोदय सिंह ने हैरानी से वासु की ओर देखा और बोला, तुम मेरे निजी मसलों में ज्यादा दखल दे रहे हो, इनसे दूर ही रहो तो बेहतर है। वासु ने अरुणोदय सिंह को चुनौती देते हुए कहा, देखो, या तो तुम उन स्त्रियों को छोड़ दो और अपने राज्य के लोगों को खुशी से जीवन व्यतीत करने दो, नहीं तो मणि ढूंढने के साथ साथ मेरा एक और लक्ष्य होगा, और वो होगा उन स्त्रियों को तुम्हारे चंगुल से निकालकर गांव वालों को एक अच्छा जीवन देना। अरुणोदय सिंह को वासु की बातें बहुत बुरी लगी। अगर अरुणोदय सिंह की बहन दमयंती वासु को नहीं चाहती होती तो अरुणोदय सिंह कब का वासु को मार चुका होता। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, अभी तुम्हें गांव वालों की नहीं बल्कि अपने परिवार वालों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वैसे अब तुम्हें अपने पिता और राज्य को भूल जाना चाहिए, क्योंकि पिता और राज्य दोनों तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं। वासु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो चंद्रा को बहुत पहले से जानता था और चंद्रा हमेशा से राज्य में कब्जा करने की कोशिश करता था। कई बार वासु के सामने भी चंद्रा ने कोशिशें की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। अरुणोदय सिंह ने कहा, सोचो, तुम्हारे पिता उस कारागार में घुट घुट कर मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने अपने पिता पर इतने अत्याचार किए हैं जो उनके दुश्मन भी सोच नहीं सकते हैं। तभी अरुणोदय सिंह ने वासु के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे राज्य और पिता को चंद्रा से आजाद कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी बहन दमयंती से शादी करनी होगी। वासु ने जैसे ही अरुणोदय सिंह की यह शर्त सुनी, वो बोला, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और मुझे आपके साथ की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे अपने भाई चंद्रा से तुम अकेले नहीं लड़ सकते हो, उसने तुम्हें पहले भी कई बार हराया है और अब तो उसके पास लाखों की सेना है। अब तो तुम्हारी हार निश्चित होगी। वासु को समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत बड़े संकट में फंस गया था, क्योंकि एक तरफ उसे जल्द से जल्द मणि तक पहुंचना था, दूसरी तरफ उसे अपने पिता को बचाना था और जो राज्य चंद्रा ने पिता शिवेंद्र से छीन लिया था उसे भी वापस पाना था। वासु यही सब सोच रहा था और वो एक निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी अरुणोदय सिंह ने कहा, मैं ये ऐलान करता हूं, अगर तूने मेरी बहन से शादी नहीं की तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वासु ने जैसे ही मृत्यु दंड की बात सुनी, वह हैरान रह गया। उसने अरुणोदय सिंह को समझाते हुए कहा, तुम मेरी बात को समझने का प्रयास करो अरुणोदय, मैं तुम्हारी बहन से विवाह नहीं कर सकता हूं। तुम्हें मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं,
अपनी मजबूरियां तुम्हारे सामने भी रख चुका हूं। इस पर अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, तो उस मणि तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वासु ने उस मणि तक पहुंचने के लिए अरुणोदय सिंह को जो कुछ भी बताया था वो सब अरुणोदय सिंह को समझ नहीं आया था। इसलिए वासु ने फिर से उसे विस्तार से पूरी बात बताई और कहा, मुझे उस मणि तक सिर्फ गुरु माधवदेव ही पहुंचा सकते हैं, और गुरु माधवदेव और मणि तक पहुंचने के लिए मेरे जीवन में स्त्री योग का होना बहुत जरूरी है। अरुणोदय सिंह ने वासु की बात को काटते हुए कहा, हाँ तो मेरी बहन से शादी कर लो, तुम्हारे जीवन में स्त्री योग आ जाएगा। वासु ने अरुणोदय सिंह की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि मुझे उसी स्त्री से शादी करनी होगी जिसने मुझे पहली बार प्रेम किया हो, और इसलिए मैं अंजनी के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकता हूं। अरुणोदय सिंह की बहन दमयंती वासु की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित थी। हालांकि यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो कई युवकों पर अपना दिल हार चुकी थी। वो हर उस नए युवक की ओर आकर्षित हो जाती थी जिसका शरीर बलशाली होता था और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। अब भले ही युवक उसे पसंद करे या ना करे, युवक की मर्जी हो या ना हो, लेकिन अरुणोदय सिंह के डर के कारण कोई भी युवक अपना विरोध दर्ज नहीं कर पाते थे। वासु ने निर्णय बना लिया था कि भले ही वो बड़ी से बड़ी परेशानी को पार करके यहां तक आया हो और अपने लक्ष्य के करीब हो, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को बचाने जरूर जाएगा। वासु ने मन ही मन कहा, अगर पिताजी ही नहीं रहेंगे तो मेरी इस जीत का कोई मोल नहीं है। फिर तो मेरा मणि तक पहुंचने और उसे हासिल करने का मकसद भी बेकार हो जाएगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपने पिता की आंखों में वो गर्व चाहिए कि उनका ये बेटा श्रापित होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे कैसे भी करके अपने पिता को उनका राज्य इंद्रपुरम वापस दिलवाना है। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, मैं तो कब से तुम्हारी मदद के लिए ही खड़ा हूं। उस चंद्रा के बच्चे को मैं बेहद आसानी से हरा दूंगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें भी मेरी बहन से शादी करनी होगी। वासु के पास इस वक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसने आनन फानन में हामी भर दी। अरुणोदय सिंह ने भी युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी। वासु जानता था उसने जिस बात के लिए हामी भरी थी वो उसे नहीं निभा पाएगा, लेकिन उसके लिए अभी बेहद जरूरी था अपने पिता को कैद से छुड़ाना। दमयंती काफी उदास थी क्योंकि उसे लगता था कि अब वासु शायद कभी भी लौट कर नहीं आएगा। दमयंती ने अपनी जान भी देने की कोशिश की, लेकिन अरुणोदय सिंह ने दमयंती को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, वासु वापस जरूर आएगा और मैं उसे यहां लेकर आऊंगा। मैं सिर्फ उसके साथ उसकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि मैं उसे वापस ला सकूं और तुम्हारा और उसका विवाह हो सके। दमयंती ने जैसे ही ये सुना वो बहुत खुश हो गई और बोली, मैं जानती हूं भैया, आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी और वासु की प्रतीक्षा करूंगी। अरुणोदय सिंह ने दमयंती को समझाते हुए कहा, जब तक मैं इंद्रपुरम से लौटकर नहीं आ जाता तब तक नंदगढ़ राज्य की जिम्मेदारी तुम पर है। मैं जितने भी सैनिक अपने साथ लेकर जा रहा हूं उससे ज्यादा ही सैनिक यहां पर मौजूद रहेंगे। मेरे ना रहने पर मेरे बहुत से दुश्मन अपने राज्य पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें चौकन्नी रहकर राज्य की रक्षा करना होगा। अरुणोदय सिंह ने राज्य की जिम्मेदारी अपनी बहन को दे दी और कुछ ही दिनों में अरुणोदय सिंह अपनी लाखों की सेना और तमाम अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हो गया और वासु के साथ इंद्रपुरम राज्य पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। अरुणोदय सिंह की सेना और वासु ऊंची पहाड़ियों और कई नगर को पार करते हुए इंद्रपुरम की ओर जा रहे थे। वासु इस वक्त गहरी सोच में था। उसने मन में सोचते हुए कहा, मैंने अब तक जो भी किया वो सब बेकार हो गया। एक झटके में ही मेरी कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो बस सोचता हूं कि मैं ये सब छोड़ दूं और पिताजी से कह दूं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं और ना ही इंद्रपुरम राज्य पर शासन करने लायक हूं। तभी अरुणोदय सिंह ने वासु की तरफ देखा और बोला, इतनी गहरी किस सोच में डूबे हुए हो वासु? क्या तुम्हें चंद्रा को लेकर कोई डर सता रहा है? वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कुछ हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। जैसे ही अरुणोदय सिंह ने वासु के मुंह से हार शब्द सुना, अरुणोदय सिंह भी गंभीर हो गया। अरुणोदय सिंह भले ही अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था और छल से राज्यों को हड़प लेता था,
लेकिन उसने जो भी कुछ पाया था वो अपनी मेहनत और लगन से पाया था। कई जंग और कई हार देखने के बाद आज वो इस जगह तक पहुंचा था कि वो बड़े से बड़े राज्य को भी जीत चुका था। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, तुम योद्धा हो वासु, और योद्धा कभी हारते नहीं है। योद्धा या तो जीतते हैं या फिर मरते हैं। उनकी किताब में हारने जैसा कोई शब्द नहीं होता है। या तो तुम जीतोगे या फिर लड़ते लड़ते मर जाओगे, लेकिन हारोगे कभी नहीं। इसलिए अपने हौसले को बनाए रखो और लड़ते रहो। यह सुनकर वासु ने दुखी होते हुए कहा, मैं बहुत मुश्किलों का सामना करके यहां तक पहुंचा था, और जब मैं मणि के करीब पहुंचने ही वाला था तभी किस्मत ने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं वापस आकर वहीं गिर गया हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। इंद्रपुरम तक जाने के लिए बेहद कठिन रास्तों को पार करना था। जंगल, पहाड़ और न जाने क्या क्या पार करके ही इंद्रपुरम तक पहुंचा जा सकता था। वासु और अरुणोदय सिंह बात कर रहे थे कि तभी अरुणोदय सिंह के सेनापति ने कहा, अब हमें यहीं पर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि रात भी हो चुकी है और आगे का रास्ता बेहद कठिन है। हम कल उजाला होते ही उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे जहां से इंद्रपुरम साफ नजर आता है। अरुणोदय सिंह ने सेनापति को आदेश दिया कि वो सुरक्षित जगह देखकर डेरा जमा ले। वहीं वासु की तरफ देखकर अरुणोदय सिंह ने कहा, अक्सर चिंता और ज्यादा सोचना हमारी जीत के आगे आता है। अगर हमारा लक्ष्य तय है और हमें पता है कि हम करना क्या चाहते हैं, तो हमें सिर्फ उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य को पाने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, देखो, तुमने मुझे मित्र माना है, इसलिए मैं मित्र बनकर तुम्हें एक सलाह देता हूं। जीवन में तुम्हें लाख मुश्किल का सामना करना होगा। तुम जीत के नजदीक होगे और फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। बार बार तुम हारा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारा दिल करेगा कि अब तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब तुम बस अपने लक्ष्य की ओर देखना और याद रखना, जो लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें लक्ष्य को पाने के लिए सोचने की बजाय काम करने की जरूरत है। अरुणोदय सिंह की बात सुनकर वासु का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने अरुणोदय सिंह को गले से लगा लिया। रात बहुत हो चुकी थी और वासु अरुणोदय सिंह एक साथ बैठा हुआ रणनीति की तैयारियां कर रहा था। तभी वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, तुम इतने बुद्धिमान राजा हो, इतनी नीतिपरक और नैतिक बातें करते हो, फिर तुमने स्त्रियों को अपनी कैद में क्यों कर रखा है? उन्हें जीने के हक से वंचित क्यों रखा है? क्यों तुमने उनकी स्वतंत्रता छीन ली है? जैसे ही अरुणोदय सिंह ने यह सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या अरुणोदय सिंह और वासु के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो जाएगी? आखिर अरुणोदय सिंह किस वजह से महिलाओं को कैद में रखता था? क्या वो वासु को सच बताएगा? क्या वासु और अरुणोदय सिंह चंद्रा के राज्य पर हमला कर उसे जीत पाएंगे? क्या राजा शिवेंद्र को उनका इंद्रपुरम राज्य वापस मिल जाएगा, या फिर चंद्रा के सामने वासु और अरुणोदय सिंह की भी हार होगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित। सवाल करने पर अरुणोदय सिंह गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम उन लड़कियों को और औरतों को आजादी दिला दोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो औरतें आजाद रहने के लायक नहीं है। वासु को अरुणोदय सिंह की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वासु ने मन में खुद को कोसते हुए कहा, मैं उस इंसान के साथ हूं जिसके अंदर औरतों को लेकर इतनी गलत सोच है। अरुणोदय सिंह ने वासु को टोकते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये औरतें मेरी रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है और मैं इन औरतों से नफरत करता हूं। वासु ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्यों? आखिर तुम्हें उनसे इतनी नफरत क्यों है? अरुणोदय सिंह ने वासु के सवाल का जवाब नहीं दिया और मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था कि अरुणोदय सिंह के दिल की गहराई में कुछ तो ऐसा था जो वो बताना नहीं चाहता था, कोई ऐसी बात जो उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। वासु और अरुणोदय सिंह अब दोस्त बन गए थे, क्योंकि अरुणोदय सिंह वासु की मदद कर रहा था। वासु अरुणोदय सिंह के पास गया और बोला, मैं अभी तक तुम्हें जितना जान पाया हूं, मुझे तुम एक अच्छे राजा और बेहतर इंसान लगते हो, पर मुझे समझ नहीं आता है कि औरतों को कैद करने के पीछे का कारण क्या है। इस सवाल पर अरुणोदय सिंह ने वासु की ओर देखा और बोला, यह जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम मुझे बदल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बदलने आया भी नहीं हूं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते
बस उस बात के पीछे का कारण जानना चाहता हूं। वासु ने अरुणोदय को समझाते हुए कहा। अरुणोदय सिंह ने वासु को अपनी जिंदगी की पुरानी कहानी बतानी शुरू कर दी और अरुणोदय सिंह ने वासु को बताते हुए कहा, औरतों ने मुझे धोखे के सिवा दिया ही क्या है? अरे जब भी मैंने एक औरत को नेक दिल इंसान समझा तब मुझे उनसे धोखा ही मिला है। वासु और अरुणोदय सिंह दोनों का ही औरतों के प्रति अलग अनुभव था। जहां वासु औरतों को मर्दों से बेहद संवेदनशील, भावनाओं से भरी हुई, देखरेख करने वाली, प्यार करने वाली और मर्द के ऊपर अपना सब कुछ त्याग देने वाली मानता था और औरतों का सम्मान करता था, वहीं अरुणोदय सिंह को लगता था कि औरतों के अंदर दिल ही नहीं होता। अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा, तुम्हें पता है मेरे पिता को किसने मरवाया था? वासु अचानक से आए इस प्रश्न को सुनकर चौंक गया और बोला, नहीं, मैं नहीं जानता। अरुणोदय सिंह बहुत भावुक हो गया था और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मेरे पिता ने 3 औरतों पर भरोसा किया और उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हें राज्य की सारी संपदा और प्रतिष्ठा थी, उन्हें हर प्रकार का सुख दिया, खुद से भी ज्यादा उन पर भरोसा किया, लेकिन तीनों औरतों ने सिर्फ मेरे पिता को धोखा ही दिया। उन तीनों औरतों में से एक मेरी मां रानी शीला भी थी। ये कहते हुए अरुणोदय सिंह के आंसू छलक पड़े और वो अपने पिता को याद करके रोने लगा। वासु ने अरुणोदय सिंह को संभाला, लेकिन अरुणोदय सिंह की आंखों से आंसू बहते रहे। अरुणोदय सिंह ने कहा, मेरे पिता को मां पर और अपनी 2 उपपत्नियों पर भरोसा करने के बदले में सिर्फ विश्वासघाती मिला। अरुणोदय सिंह ने अपने आंसू पोंछे और बोला, हर बार उनके विश्वास को तोड़ा गया और उनके प्रेम को छोटा समझा गया। मेरी मां के संबंध दुश्मन राज्य के पड़ोसी राजा से थे, इसलिए मां ने भी पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा छल किया था। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, जरूरी नहीं जैसी स्त्रियां तुम्हारे पिता के जीवन में आई थी सभी वैसी हो, लेकिन तुम अपने राज्य की स्त्रियों के साथ अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरुणोदय सिंह ने वासु को उत्तर देते हुए कहा, मेरी मां शीला इसी राज्य की एक साधारण स्त्री थी, लेकिन पिताजी ने फिर भी उन्हें अपनी महारानी बनाकर पूरा सम्मान दिया। और जब पिताजी को पता चला कि मां उन्हें धोखा दे रही है, तो पिताजी ने मां के इस धोखे के लिए उन्हें दंड देने की घोषणा कर दी। लेकिन तब तक मां ने राज्य के सभी स्त्रियों को पिताजी के खिलाफ भड़का दिया कि मेरे पिता एक स्त्री पर अत्याचार कर रहे हैं, और इस तरह राज्य की सभी स्त्रियां मेरे पिता के खिलाफ हो गई। पिताजी भी अब हर स्त्री से नफरत करने लगे थे और इसी नफरत की आग में जलकर पिताजी ने राज्य की कई स्त्रियों के घर उजाड़ दिए थे। अरुणोदय ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, अब राज्य की स्त्रियां भी पिताजी को स्त्री विरोधी मानकर बर्बाद करने के लिए कई तरह के प्रयास करने लगी थी। इसी बीच एक दिन धोखे से पिताजी को मेरी मां ने जान से ही मरवा दिया और मां खुद कभी इस राज्य में लौट कर नहीं आई। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन राज्य की स्त्रियों की नफरत मेरे प्रति बरकरार रही और ये स्त्रियां मुझे भी पिताजी की तरह बर्बाद करने की योजना बनाने लगी थी। इसके लिए वो दुश्मन राज्य के राजाओं से तक जाकर मिल गई थी। ये स्त्रियां सिर्फ मेरी तबाही चाहती है, इसलिए मैं राज्य के किसी भी स्त्री पर भरोसा नहीं करता हूं। अगर इन स्त्रियों को छोड़ दिया गया तो फिर से ये मुझे बर्बाद करने की योजना बनाने लगेगी। अब वासु समझ गया था कि अरुणोदय के मन में स्त्रियों के प्रति इतनी नफरत क्यों थी। अतीत में हुए कड़वे अनुभव आज भी अरुणोदय का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अरुणोदय सिंह और वासु की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक सवेरा हो गया और अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, बात करते करते सुबह कब हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मैं सिर्फ अपनी बहन पर भरोसा करता हूँ और उसी के लिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। अब हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा करें। वासु ने सहमति दी और दोनों इंद्रपुरम की ओर पूरी सेना के साथ निकल गए। वासु जितना इंद्रपुरम के नजदीक जा रहा था, उसके अंदर चंद्रा के लिए क्रोध उतना ही बढ़ता जा रहा था। वासु ने मन ही मन में कहा, मैंने चंद्रा को अपना बड़ा भाई समझकर हमेशा माफ किया है, हमेशा ये सोचकर उसे कुछ नहीं कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दिया और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वासु अंदर ही अंदर चंद्रा से पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था, वहीं उसको एक डर भी सता रहा था। इसलिए वासु मन ही मन सोचने लगा, हमारे साथ ये जो सेना जा रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग उस चंद्रा के सामने टिक भी पाएंगे। चंद्रा खुद में ही कितना शक्तिशाली है, उसके अंदर कई तरह की शक्तियां हैं और उसकी सेना भी बहुत मजबूत है। फिर आखिर हम चाहे कितनी भी बड़ी सेना उसके सामने लाकर खड़ी कर दे, उससे जीत पाना असंभव ही है।
वासु मन में ये सारे सवाल लिए इंद्रपुरम की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर वासु का भाई चंद्रा राज्य में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने तमाम तरह के शौक पूरे कर रहा था। तभी दो गुप्तचर उसके दरबार में आए और वो सिर झुकाकर चंद्रा के सामने खड़े हो गए। चंद्रा ने पूछा, क्या हुआ, आप लोग अचानक यहां, और ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हैं कि आपको सिर झुकाकर खड़े होना पड़ रहा है? गुप्तचरों ने चंद्रा से कहा, महाराज, आपके भाई वासु आपसे बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ युद्ध की तैयारियां करके आ रहे हैं। जैसे ही चंद्रा ने यह सुना, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। चंद्रा ने गुप्तचरों से कहा, ओह, तो वो अब तक मरा नहीं है और अपनी मौत का इंतजाम करने के लिए यहां आ रहा है। गुप्तचरों ने चंद्रा को समझाते हुए कहा, वो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर आपसे राज्य छीनने के लिए आ रहा है। चंद्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने कहा, अगर कोई मुझसे मेरे राज्य को छीनने के बारे में सोचेगा भी तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और फिर ये तो सेना के साथ मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इसकी मौत निश्चित है। गुप्तचर चंद्रा को यह सूचना देकर जा ही रहे थे कि तभी चंद्रा ने पूछा, लेकिन इस वासु को यह सेना मिली कैसे? क्या उसने अपनी ही कोई सेना बनाई है या फिर कोई और है जो उसकी मदद कर रहा है? गुप्तचरों ने अरुणोदय सिंह के बारे में पूरी जानकारी देते हुए चंद्रा से कहा, महाराज, काफी खूंखार राजा है। वो लोगों को नोच नोच कर मारता है और कई बड़े युद्ध जीत चुका है। उसके कई दुश्मन हैं, लेकिन सब दुश्मन एक साथ होकर भी उससे जीत नहीं पाते। हर कोई उससे अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है जो उस अरुणोदय सिंह से लड़ सके। चंद्रा मुस्कुराया और फिर बोला, लगता है मेरे भाई ने इस अरुणोदय सिंह की मौत भी मेरे हाथों लिख दी है। चंद्रा ने तुरंत ही अपने सेनापति को आवाज लगाते हुए आदेश दिया, मैं जल्द से जल्द इस अरुणोदय सिंह के उन सभी दुश्मनों से मिलना चाहता हूं जो उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं इस युद्ध में उसके सभी दुश्मनों के साथ खड़ा हूं। इससे मेरा भी काम हो जाएगा और अरुणोदय सिंह के दुश्मन भी खुश हो जाएंगे। आनन फानन में अरुणोदय सिंह के दुश्मनों की खोज शुरू हो गई और देखते ही देखते चंद्रा को अरुणोदय सिंह का एक कट्टर दुश्मन मिला जिसका नाम था राजा नपेंद्र सिंह। चंद्रा उसके पास गया और पूछा, आखिर तुम इस अरुणोदय सिंह से युद्ध क्यों नहीं करते? नपेंद्र सिंह ने चंद्रा से कहा, अरुणोदय सिंह के पास हर तरह की सुविधाएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हम उससे युद्ध करेंगे तो हम जीत नहीं सकते। मैं अरुणोदय सिंह की बहन दमयंती से प्यार करता हूं और उसे किसी भी तरह से पाना चाहता हूं। चंद्रा ने नपेंद्र सिंह से कहा, तुम चिंता न करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम अपने प्रेम को हासिल करोगे। बस तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं करने के लिए कहूंगा। उधर वासु और अरुणोदय को रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जब सेना के साथ वासु इंद्रपुरम की ओर बढ़ रहा था, तभी वासु ने अरुणोदय सिंह को अचानक से आगाह करते हुए कहा, हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अब हम इंद्रपुरम में पहुंचने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। अरुणोदय सिंह चौंक गया और उसने वासु से कहा, लेकिन इन ऊंची पहाड़ियों पर हमारी जासूसी कौन करेगा? और अभी तो इंद्रपुरम का रास्ता बहुत दूर है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है? वासु ने अरुणोदय सिंह की तरफ देखा और बोला, हमारा राज्य काफी दूर तक फैला हुआ है। पहाड़ों की सीमाओं से हमारे गुप्तचर जासूसी करने लगते हैं। हमारे गुप्तचर इंसान से लेकर पशु पक्षी भी हो सकते हैं जो इंद्रपुरम के राजा को बताते हैं कि कौन उसके राज्य के खिलाफ योजना बना रहा है। अरुणोदय सिंह ये सब सुनकर हैरान था क्योंकि उसने अब तक किसी भी राज्य में ऐसी तैयारी नहीं देखी थी। तभी वासु ने एक पहाड़ी के आसपास पूरी सेना को रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक पहाड़ी का सहारा लेकर पूरी सेना रुक गई और वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि किसी न किसी गुप्तचर ने जरूर हमें देख लिया है। यहाँ का सन्नाटा और यहाँ की शांति बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है इस पहाड़ी पर ही हमला शुरू हो जाए। हो सकता है छुपकर लोग हम पर वार करें, इसलिए हमें बेहद चौकन्ना रहना होगा। अरुणोदय सिंह को अभी भी वासु की बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था।
और उसे लग रहा था कि वासु कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और इसलिए बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। अरुणोदय सिंह ने वासु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना तुम्हारे लोगों से लड़ने के काबिल है। अगर वो हम पर छुपकर भी हमला करेंगे तो हम उसे झेलने के लिए तैयार हैं। तुम डरो मत। अरुणोदय सिंह को इंद्रपुरम राज्य के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। इंद्रपुरम का राज्य पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक माना जाता था। यहाँ के सैनिक इतने चालाक और शक्तिशाली थे कि कोई भी इनसे जीत नहीं सकता था, और ये सब राजा शिवेंद्र की वजह से था। उन्होंने अपने राज्य को अपनी होशियारी से इतना निपुण बनाया था, और जैसे ही सब इंद्रपुरम की ओर बढ़ने लगे कि कुछ ही देर के बाद एक सैनिक को एक तीर आकर लगा और वो जमीन पर गिर गया। अरे कोई छुपकर हम पर वार कर रहा है, सभी सतर्क रहो, हमला हो रहा है, सतर्क हो जाओ। सैनिकों के बीच इस तरह की आवाजें जोर जोर से आने लगी। अभी अरुणोदय सिंह और वासु की नजर उस घायल सैनिक के ऊपर गई ही थी कि तभी एक और तीर एक अन्य सैनिक के सीने में घुस गया। क्या चंद्रा के गुप्त सैनिकों ने वासु पर हमला करना शुरू कर दिया था? आखिर चंद्रा युद्ध को लेकर क्या रणनीति बना रहा था? क्या चंद्रा के सामने वासु और अरुणोदय सिंह की सेना टिक पाएगी? क्या वासु चंद्रा से युद्ध जीत पाएगा? क्या वासु अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या वासु राजा शिवेंद्र को आजाद कराकर उन्हें इंद्रपुरम राज्य वापस दिला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।